कभी सोचा है कि दुनिया का हर देश कर्ज में डूबा हुआ है? मतलब हर कोई देनदार है। तो फिर लेनदार कौन है? आखिर ये पैसा जा कहां रहा है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। और ये सवाल सिर्फ कोई किताबी सवाल नहीं है। इसका जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि ग्लोबल इकोनॉमी, पावर और हम सबके भविष्य की डोर असल में किसके हाथ में है। तो चलिए दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी से शुरू करते हैं। यह है अमेरिका का नेशनल डेट, $34 ट्रिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। सोचिए, अगर हर सेकंड $1 खर्च किया जाए तो भी इसे चुकाने में 10 लाख साल से भी ज्यादा लग जाएंगे। और देखिए, ये सिर्फ अमेरिका की कहानी नहीं है। जापान का कर्ज तो उसकी पूरी इकोनॉमी से भी दोगुना है। चीन, जर्मनी, ब्रिटेन, मतलब दुनिया के सारे बड़े खिलाड़ी कर्ज में हैं। तो सवाल वही है, ये पैसा जा कहाँ रहा है? इसका जवाब समझने के लिए हमें एक चीज को समझना होगा, ट्रेजरी बॉन्ड्स। फंडा बड़ा सिंपल है। जब भी सरकार को पैसे की जरूरत होती है तो वो एक बॉन्ड जारी करती है। ये एक तरह का वादा है कि आप हमें आज पैसा दीजिए, हम आपको भविष्य में इसे ब्याज के साथ लौटाएंगे। और कोई भी, मतलब कोई भी, चाहे हम हों, कोई बैंक हो या कोई दूसरा देश, इन बॉन्ड्स को खरीद सकता है। तो फिर कौन है ये लोग जो अमेरिका जैसी सुपर पावर को उधार दे रहे हैं? यहीं पर एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात सामने आती है। अमेरिका का सिर्फ 1/4 कर्ज ही विदेशी सरकारों और इन्वेस्टर्स का है। बाकी का 75% कर्ज अमेरिका ने अपने ही लोगों और संस्थानों से ले रखा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अमेरिकी सरकार अपने ही नागरिकों से, अपने पेंशन फंड्स और अपनी ही कंपनियों से पैसा उधार लेती है और फिर उन्हें ब्याज चुकाने के लिए उन्हीं नागरिकों से टैक्स भी लेती है। सुनने में एक बहुत ही अजीब चक्कर लगता है, लेकिन ये कोई गड़बड़ी नहीं है। इस सिस्टम को जानबूझकर ऐसा ही बनाया गया है। लेकिन हर देश अमेरिका जितना खुशकिस्मत नहीं होता कि वो अपनी ही करेंसी में उधार ले सके, और यहीं से असली कहानी और भी ज्यादा पेचीदा हो जाती है। यहाँ फर्क जमीन आसमान का है। देखिए, जब अमेरिका को डॉलर्स चुकाने होते हैं तो वो सैद्धांतिक रूप से और डॉलर्स प्रिंट कर सकता है। लेकिन जब अर्जेंटीना जैसा कोई देश डॉलर में उधार लेता है तो वो डॉलर प्रिंट नहीं कर सकता। उसे एक्सपोर्ट करके या इन्वेस्टमेंट के जरिए असल डॉलर्स कमाने पड़ते हैं। और यहीं से एक खतरनाक चक्रव्यूह की शुरुआत होती है। देश डॉलर में उधार तो ले लेते हैं, पर उसे चुकाने के लिए जरूरी डॉलर्स कमा नहीं पाते। फिर उन्हें मदद के लिए IMF जैसी संस्थाओं के पास जाना पड़ता है, जो अक्सर मदद के बदले में सरकारी खर्चों में कटौती जैसी कठोर शर्तें लगाती हैं, जिसका सीधा मतलब होता है स्कूलों, अस्पतालों और नौकरियों पर असर। और इसकी कीमत आम नागरिक चुकाते हैं। तो यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि कर्ज सिर्फ एक अकाउंटिंग का मामला नहीं है। ये एक पावर स्ट्रक्चर है, एक शक्ति का खेल है। आप किससे और किस करेंसी में उधार लेते हैं, ये बात तय करती है कि एक सरकार असल में कितनी आजाद है। तो चलिए अपने सबसे पहले सवाल पर वापस आते हैं। अगर सरकारें अपने ही लोगों से या दूसरे देशों से उधार ले रही हैं, तो आखिरकार ये पैसा किसकी जेब में जा रहा है? आइए इस पहेली को सुलझाते हैं। तो जवाब है ग्लोबल इन्वेस्टर क्लास। ये पैसा उन संस्थाओं को मिलता है जिनके पास सरकारी बॉन्ड होते हैं, जैसे कि पेंशन फंड्स जो हमारे रिटायरमेंट के पैसे को मैनेज करते हैं, बड़े बड़े बैंक, देशों के अपने इन्वेस्टमेंट फंड, और हाँ, दुनिया के सबसे अमीर लोग। मिसाल के तौर पर ब्लैक रॉक और वैनगार्ड जैसी कंपनियां, ये दोनों मिलकर करीब $18 ट्रिलियन की संपत्ति को मैनेज करती हैं। ये रकम दुनिया की कई बड़ी इकोनॉमी से भी ज्यादा है। तो जब भी कोई देश अपने कर्ज पर ब्याज चुकाता है तो उसका एक हिस्सा इन जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल दिग्गजों के पास जाता है। अच्छा, ये सब सुनकर एक सवाल मन में जरूर आता होगा कि अगर ये सिस्टम इतना मुश्किल है तो देश बस ये क्यों नहीं कह देते कि भाई हम ये कर्ज नहीं चुकाएंगे। इसे सॉवरेन डिफॉल्ट कहते हैं, और हां, इतिहास में कई देशों ने इसकी कोशिश की है। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है। 1998 में रूस ने डिफॉल्ट किया, 2001 में अर्जेंटीना ने किया, जिसके बाद वहां भयानक आर्थिक मंदी आई। डिफॉल्ट करने की कीमत बहुत बहुत भारी होती है। आप रातों रात दुनिया के फाइनेंशियल मार्केट से कट जाते हैं। और असल में यही वो डर है जो इस पूरे सिस्टम को टिकाए हुए है। आज कर्ज चुकाने से मना करने का सीधा मतलब है कि कल जब आपको फिर से पैसे की जरूरत होगी तो कोई भी आपको उधार नहीं देगा। तो कर्ज चुकाना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी में बने रहने का टिकट है। लेकिन रुकिए,
कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसमें एक और बहुत ही अजीब मोड़ आता है और इसका हीरो है सेंट्रल बैंक। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने एक हैरान कर देने वाला काम शुरू किया। उन्होंने अपनी ही सरकार के बॉन्ड खरीदने शुरू कर दिए, वो भी बहुत बड़े पैमाने पर। इसे क्वांटिटेटिव ईजिंग या क्यूई कहते हैं। ये प्रक्रिया एक एशर पेंटिंग की तरह है जिसमें आप बता नहीं सकते कि सीढ़ियां ऊपर जा रही हैं या नीचे। जरा देखिए, सरकार बॉन्ड्स जारी करती है, सेंट्रल बैंक जो खुद सरकार का ही एक अंग है, नया इलेक्ट्रॉनिक पैसा बनाकर उन बॉन्ड्स को खरीद लेता है। फिर सरकार उस बॉन्ड पर सेंट्रल बैंक को ब्याज देती है और मजे की बात यह कि आखिर में सेंट्रल बैंक उस ब्याज से हुए मुनाफे को वापस सरकार को ही दे देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई में कर्ज है? क्या इसे कभी चुकाया जाएगा? सच तो यह है कि किसी को नहीं पता। ये पूरा का पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम सोने या किसी और चीज पर नहीं, सिर्फ एक चीज पर टिका है, और वो है विश्वास। ये तब तक काम करता है जब तक हम सब ये मानते हैं कि ये काम करता रहेगा। और ये विश्वास एक बहुत बहुत बड़े ढेर पर टिका है। आज की तारीख में दुनिया का कुल कर्ज, मतलब सरकारों, कंपनियों और आम लोगों का मिलाकर 315 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जबकि पूरी दुनिया की कुल सालाना कमाई यानी जीडीपी लगभग 105 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब हम सब मिलकर जितना एक साल में बनाते हैं उससे 3 गुना ज्यादा के कर्जदार हैं। ये एक ऐसी हकीकत है जिस पर बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी खुलकर बात करने से कतराते हैं। अब तक ये सिस्टम चलता रहा है, लेकिन जब कर्ज लगातार इकोनॉमी से ज्यादा तेजी से बढ़ता रहे तो यह हमेशा के लिए तो नहीं चल सकता। ये पूरा ताश का घर सिर्फ और सिर्फ विश्वास पर टिका है। तो असली सवाल यह है कि क्या होगा जब इस विश्वास की नींव हिलेगी